Yes, third heading, concept of gravitation and gravity. क्या ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का एक ही मतलब है कि दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ग्रेविटी अर्थ के लिए यूज करते हैं और ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडी लो। राइट ऑन हेडिंग, gravitation is the force of attraction. Gravitation is the force of attraction between any two bodies present in the universe. Gravitation is the force of attraction between any two bodies present in the universe. Gravitation is the force of attraction between any two bodies present in the universe. कोई दिक्कत? ठीक है, मैं हूँ यतिन है, हम दोनों इस टाइम यूनिवर्स की दो बॉडीज हैं, तो हम दोनों में एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स हमेशा क्या रहेगी नेचर में? अट्रैक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक बॉडी हूँ और यतिन एक बॉडी है, हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम दोनों को एक दूसरे के पास खींचना चाहिए। बट क्या ऐसा हो रहा है? नो। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइम हम दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रही? क्या लग रही है, बट हो क्यों नहीं रहा ऐसा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्ही का स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? ऐसा क्या हो रहा है कि हम दोनों की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दिख नहीं रही, जबकि अगर इस डस्टर को, अब देखो ग्रेविटेशन की हमने डेफिनेशन लिख ली, अब एक ग्रेविटी की भी डेफिनेशन लिखो। पहले ग्रेविटी की भी डेफिनेशन लिखो। व्हेन ग्रेविटी की डेफिनेशन के अंदर लिखो, व्हेन वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ, व्हेन वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ, when one of the attracting body is earth, the force is called gravity. The force is called gravity. ठीक है, अब थोड़ा इस सिनेरियो को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, एक काम करो बच्चे, आप जाओ ऑफिस में ना, ग्लोब पड़ा होगा, ग्लोब पड़ा है ना, उसको लेके यूरोप के कैबिन में ग्लोब पड़ा है ना, उसको लेके देखो। अब ध्यान से जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो। दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ। अभी मैंने मंगवा दी अर्थ, मंगाई सैंपल अर्थ मंगाई। हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन इस टाइम कहां पे? हम कहां पे हैं इस टाइम? अर्थ के सरफेस पे। सरफेस का मतलब हम यहां पे प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर इस टाइम मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं, ठीक है, अब अगर इस डस्टर को मैंने हवा में यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन कैसे ड्रॉ करूंगा? ये डी डस्टर, कोई दिक्कत किसी हो? देखो ये आ गई हमारी अर्थ, ठीक है, स्फेरिकल शेप है। जितना भी हमारे बॉडीज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारी अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इंडिया है, जैसे इंडिया पे पहुंच जाते हैं, कहाँ पे? ये रहा इंडिया, ठीक है। तो हम इस टाइम यहाँ पे, मतलब हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन है अर्थ के सरफेस, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करूं, तो अब अगर मैंने इस डस्टर को हवा में उठा रखा है, ठीक है, तो उसकी एक विजुअलाइजेशन डायग्राम ये होगी, ये अर्थ का सरफेस, सरफेस के ऊपर हमारा डस्टर। अब हो क्या रहा है, इस अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, दो बॉडीज अर्थ के सरफेस पे हैं। वो दोनों जिस फोर्स से आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को नाम दिया जाएगा ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स विद व्हिच डिफरेंट बॉडीज दैट आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। एंड ग्रेविटी की मैंने क्या डेफिनेशन बताई? व्हेन वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ, दैट इज कॉल्ड, उस केस में फोर्स को नाम दिया जाएगा ग्रेविटी। तो कहने का क्या मतलब है, अर्थ के सरफेस पे दो बॉडीज प्रेजेंट थी, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है, उस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशन।
अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ का सरफेस है, अब अगर ये मेरा डस्टर है, अब मैं इस डस्टर को यहाँ पे छोड़ता हूँ तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मुझे दिख रहा है, दिस फोर्स इज विजिबल। उस फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा? ग्रेविटी। तो सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने बनाना है वो ये है, यहाँ पे लेट्स से अर्थ का मैं मास लेके चल रहा हूँ कैपिटल है। इस टाइम अर्थ के सरफेस पे दो बॉडीज हैं A और B। इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। इन दोनों में जो आपस में फोर्स लग रही होगी उसको नाम दिया जाएगा ग्रेविटेशन। और इस अर्थ के सरफेस के ऊपर है बॉडी जिसका मास है m3, और इस टाइम इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको नाम दिया जाएगा ग्रेविटी। इस फोर्स को मैं विजिबल, इस फोर्स को मैं फील नहीं कर सकता, एंड इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। दिस फोर्स इज एग्जिस्टिंग। मैं और यतिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, बट दिस फोर्स कैन नॉट बी फेल्ट बाय अस और कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। वेयर एज अब अगर इस केस में हमारा पूरा अर्थ का सरफेस है, वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं फोर्स को लेता हूं, ये बॉडी, ये जो बॉडी है हमारी डस्टर, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस बॉडी को फील हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, अगर मैं जंप करूं, अर्थ मुझे अपनी तरफ खींचेगी, मुझे वो फोर्स फील होगी और दूसरों को वो फोर्स लगती हुई दिखेगी, ठीक है। दिस फोर्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। उस फोर्स को नाम दिया जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का कांसेप्ट क्लियर है, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ, द फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटी, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि मेरे और यतिन में जो फोर्स लग रही है वो विजिबल भी नहीं है और फील भी नहीं हो रही, whereas डस्टर और अर्थ के बीच की जो फोर्स है ये विजिबल भी हो रही है और फील भी हो रही है। ये कंपैरिजन क्यों? राइट ऑन हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the force of attraction, according to this law, the force of attraction between two bodies m1 and m2, according to this law, the force of attraction between two bodies m1 and m2 present in the universe is directly proportional to the product of their masses, is directly proportional to the product of their masses, and is inversely proportional to the square of distance between them, and is inversely proportional to the square of distance between them. कोई दिक्कत? ठीक है। देखो, let's say we have two bodies A and B, ठीक है। ये मैंने दो बॉडीज बना दी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको हम स्फेरिकल बॉडीज ही लेके चल रहे हैं। यूजुअली इस यूनिट में बॉडी की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, बट इस यूनिट में हम स्फेरिकल बॉडी ही कंसीडर करेंगे, और उस स्फेरिकल बॉडी को भी मैं पॉइंट मास कंसीडर करूंगा। पॉइंट मास क्या चीज होती है, वो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता रहेगा, जो नई नई टेक्निकल टर्म्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेट्स से वी हैव टू बॉडीज A एंड B। A बॉडी का मास है m1, B बॉडी का मास है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है। अब हम क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं कि दो बॉडीज हैं। अर्थ के केस में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स विजिबल है और दिस कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, वेयर एज डिफरेंट बॉडीज जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बीच की जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है उसको हम फील क्यों नहीं कर सकते, ठीक है।
जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, टॉपिक का नाम है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लेट्स से अर्थ के सरफेस पे दो बॉडीज प्रेजेंट है ए एंड बी, जिसका मास है m1 एंड m2। लेट्स से दो बॉडीज ले लेता हूँ, मैं खुद हो गया और ये तीन हो गया, ठीक है। मेरा कुछ मास है, ये तीन का कुछ मास है, ठीक है। मैं अपना मास ले लेता हूँ 70 kg, इतना नहीं है, इससे थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। जिम जाना कम किया हुआ है, खाना पीना भी कम किया हुआ है। ये तीन का मास कितना ले लें, 100 से तो ज्यादा होगा, 100 प्लस ले लें, चलो फिर 100 प्लस kg ले, ठीक है। लेट्स से वी आर टू डिफरेंट बॉडीज दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, इन द यूनिवर्स। हमारे ये मासेस हैं m1 एंड m2। अब न्यूटन ने क्या कहा, हमारे बीच में जो फोर्स होगी वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses, मतलब m1 into m2, product of their masses, and is inversely proportional to the square of distance between them, मतलब f is inversely proportional to square of distance between them। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, अगर हम दोनों के मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, अगर हमारे बीच का डिस्टेंस कम होगा तो हमारी फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल। अब आ जाओ, F is proportional to m1 m2, F is proportional to r square, inversely proportional to r square। On combining both the factors हमारे पास क्या बन गया, F is proportional to m1 m2 upon r square। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, क्या इंट्रोड्यूस होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा कैपिटल G m1 m2 upon r square। करो इसको नोट, ठीक है। This is the expression for attractive force between two bodies present in the universe, ठीक है, हो गया नोट। F is proportional to G m1 m2 upon r square। और G हमारा क्या होता है, G को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी बताता हूँ इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G is your यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। और G की स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी होती है 6.67 into 10 to the power -11। और इसके कुछ यूनिट्स भी होते होंगे, क्या यूनिट होंगे इसके, न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर। देखो यूनिट कैसे निकालना है, सिंपल, F is equals to G m1 m2 upon r square है ना। हमें किसके यूनिट निकालने हैं, G के। G को एक तरफ ले लो, बाकी दूसरी तरफ ले लो, तो G क्या बचा, F into r square upon m1 into m2 m square। F के यूनिट न्यूटन, R के यूनिट मीटर स्क्वायर, M के यूनिट केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमारे क्रिएट हो गए G के यूनिट। अब देखो जो सबसे काम की चीज है यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे यस 70 kg और 100 kg के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड क्लियर करने निकलूं तो इस फॉर्मूला में F is equals to G m1 m2 upon r square में अगर मैं वैल्यू डालूं, F equal to G की वैल्यू 6.6 into 10 to the power -11। उसके बाद मेरा वेट 70 kg into 100 kg upon r square। हमारे बीच में डिस्टेंस कितना होगा इस टाइम करंटली, 100 सेंटीमीटर के आसपास होगा, 100 या 200 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में रखूंगा, मीटर में रखूंगा, मीटर में रखूंगा, तो 200 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, कितना आ गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 2 का स्क्वायर।
तो अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, ये तुम्हारा हो जाएगा 6.6 इंटू 70 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। ये चीज क्लियर है? ये वो फोर्स है जो यतिन और मेरे में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं। क्लियर? अब मैं क्या काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यतिन एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा, ठीक है, इसने सोचा मैं चेक करता हूँ कि मैं जंप मारता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, ठीक है, या इसने कोशिश की स्पाइडरमैन बनने की कि मैं बिल्डिंग से जंप मारूंगा, ऐसे करूंगा, जाला निकल जाएगा, दूसरी बिल्डिंग पे लटक जाऊंगा, ठीक है। अब इसने जब जंप मारा तो अब इसको अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ। अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ। उस केस में इस पे जो फोर्स लगेगी उसको ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। उस केस में इस पे जितनी फोर्स लगेगी, क्या मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के? F = G m1 m2 अपॉन r²। G की वैल्यू 6.6 10 to the power -11। अब इस केस में फर्स्ट बॉडी कौन है? अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है? अर्थ का मास कौन बताएगा? 64 kg। भाई 100 kg का तो यही है। चलो अर्थ का मास अभी नोट कर लो कितना होता है? 6 × 10 to the power 24 होता है। आज के लेक्चर के एंड में या कल के लेक्चर तक हम वो डिराइव कर लेंगे कि अर्थ का मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। 6 × 10 to the power 24 kg, ठीक है। सेकंड बॉडी कौन है? ये खुद है 100 kg और r²। r is what? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब मैं एक बेसिक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, आंसर तुम लोग करोगे, ध्यान से देखना। ये है हमारा अर्थ जिसका है मास कैपिटल M। इस अर्थ के ऊपर ये हमारी बिल्डिंग है, ये रहा हमारा कौन है? ये इसने यहाँ से जंप करने की कोशिश, ठीक है। F = G m1 m2 अपॉन r² लगाना है। ये हो गया हमारा m2, ये हो गया हमारा m1। r क्या है? r क्या लेंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन। अब r को लेने के दो मेथड्स हैं, या तो यहां से लेके यहां तक का ये r ले लो, या अर्थ के सेंटर से लेके ये दिन का डिस्टेंस ले लो। क्या लेंगे? सेंटर से। ये हमेशा याद रखना, r is distance of that point mass from the center of the earth। अब ये भी कोई रटना नहीं है कि सर ये कॉन्सेप्ट होता है, that is based on the concept of point mass and Shell theorem। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, इसके बाद हम Shell theorem स्टार्ट करेंगे। Shell theorem क्या कहती है? Shell theorem states that कि जितने भी हमारी बॉडीज हैं, उन सबको हम ये मान के चलेंगे, उन बॉडीज का सारा जो इफेक्ट है, सारा का सारा जो मास है, दैट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। वो अभी जैसे Shell theorem आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। r क्या लेंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन द center of the earth toward that building। अब ये what is this? Radius of the earth। Radius of the earth is 6400 किलोमीटर। 6400 64,000 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 9 to the power 3 आ जाएगा। तो ये 6400 into 10 to the power 3 ये तुम्हारा बन जाएगा 64 into 10 to the power 5 मीटर। और मान के चल लेते हैं ये बिल्डिंग हमारी 1 मीटर लंबी होगी, तो 6400 into 10 to the power 5 में +1 अगर ऐड भी कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं r को 64 into 10 to the power 5 ले सकता हूं। अब वहां पे डाल दो r का स्क्वायर 64 into 10 to the power 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 24 - 11 13। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 6.6 into 6 into 13 और दो जीरोस यहाँ पड़ी हैं 15 10 to the power 15 अपॉन 64 का स्क्वायर हो जाएगा into 10 to the power 10 to the power 10 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 - 10। तो वो फैक्टर आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली माइनस 15 - 10 is 5। 10 एक हमारे पास फैक्टर था समथिंग, लेट्स से इसको सॉल्व करके कुछ भी वैल्यू आती है इनटू 10 to the power 5 न्यूटन। और यहाँ पे था कितना 10 to the power -11 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो,
डिफरेंस क्लियर हो रहा है भाई? 10 टू द पावर 5 न्यूटन का मतलब क्या है? लेट्स से अगर यहाँ पे ये वैल्यू 24 आती है तो इसका मतलब है 24 न्यूटन, और यहाँ पे ये वैल्यू 24 आती है, 24 डिवाइडेड बाय 11 0.0000020। कंपेयर कर सकते हो? दिस थिंग कैन नॉट बी seen with the naked eye or even cannot be felt. This thing can be seen with the naked eye. क्लियर हो गया? अब ये हमारे दो टॉपिक्स पैरेलल खत्म हो गए हैं। कौन कौन से? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है फॉर श्योर, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। क्लियर है? when two different bodies that are existing on the universe are attracting each other, the force is said to be gravitation, and if one of the attracting body is earth, the force is said to be gravity। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक कर लिया what is Newton's law of gravitation। It states that force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses and is inversely proportional to square of distance between them। मास तुम्हारे रहेंगे केजी में, आप तुम्हारे रहेंगे मीटर में। चलो अब जल्दी से मुझे एक काम करो, ये हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होता है फिर इक्वल्स टू Gm1m2/r²। G की स्टैंडर्ड वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। G के डायमेंशंस बता दो मुझे जल्दी, बता दोगे? G के डायमेंशंस बता दो। अगर बिल्डिंग और ऊपर होती, बिल्डिंग कितनी ऊपर ले लेगा? बिल्डिंग की हाइट मीटर में कितनी ले लेगा? कितनी बता, मीटर में बता दे, कितनी मीटर ले लेगा? 10 टू द पावर 5 मीटर। 10 टू द पावर 5 मीटर ले ले तो ये कितना हो जाएगा? 64 × 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? 65 × 10 टू द पावर 5 की फर्क पड़ गया, 64 की जगह 65 हो गया। डायमेंशन कहां से निकलेंगे इसके? यहाँ से G के डायमेंशन निकलेंगे Fr²/m² से। F के डायमेंशन क्या होते हैं? mlt-2 मास इनटू एक्सेलरेशन mlt-2 परफेक्ट। r² के L2 इसके m2 यहाँ से निकल गया m-1 L3 सबके निकल गए। ठीक है, these are the dimensions of universal gravitation constant। हाँ बोल क्या डाउट है? पूछ। सर अगर बिल्डिंग की हाइट कम होगी, बिल्डिंग की हाइट कम ले ले तो रिस्क कम होता है। किस चीज का? मतलब फोर्स तब फुटना तो तुम्हें है ही है, जितनी मर्जी हाइट से जंप मार ले। लेकिन अगर और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा होता है फोर्स। हाँ, लेकिन अगर और बढ़ जा रहे हैं तो फोर्स कम हो रहा है। कम होना चाहिए। फोर्स कम हो रहा है मतलब मैग्नीट्यूड। हाँ, तू कौन से फोर्स की बात कर रहा है? ये वाला कई फोर्स है। हाँ, तो यार ये तो एक अलग सिनेरियो है ना। ये हम मान के चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में हो रहे हैं। रियल लाइफ में तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह और बहुत फैक्टर्स होते हैं जो काउंट करते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कांसेप्ट होता है। ठीक है, ये सब हम मान के चलते हैं एक्सपेरिमेंट हमारे वैक्यूम में। ठीक है, तो इसको डेली लाइफ से मत इसका कंपेयर करो। ये तो बस हमें माइंड में समझाने के लिए था कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी भी क्या है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो दिस पार्ट इज डन। कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फाइन, हेडिंग लिखो अब आगे। फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट डाउन। फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बस ये लिख लो, ये पता होने चाहिए। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम एग्जिस्टिंग बिटवीन द मासेस। Gravitational forces independent of the medium existing between the masses। ठीक है, समझने का बेस्ट एग्जांपल देखो, इधर देखो, यस, इधर देखो, यस। सपोज ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। बोर्ड पे देखो, सबका ध्यान इधर रहे। टॉपिक मैंने तो टॉपिक नहीं, जस्ट एक पॉइंट ये है दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू मासेस। ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इस टाइम ये दोनों अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। मैंने इन दो मैग्नेट्स को यहाँ पे रख दिया। ये हमारी एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी की इधर एक मैग्नेट रख दी, इधर दूसरी बॉडी, इधर दूसरी मैग्नेट रख दी।
क्या अब ये दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल। और सिंपल क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये दो मैग्नेट्स हैं, इन दो मैग्नेट के बीच में मैं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूं, क्या इनके फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, ये मैग्नेट्स की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं चार्जेस की एग्जांपल ले लूं, ये एक मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पहले अट्रैक्ट कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में एक डिफरेंट मीडियम लाके रख दिया डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। क्या अब इन दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही रहेगी? चेंज होगी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें फोर्स की कैटेगरीज बताई थी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और मैग्नेटिक फोर्स थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि दो चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा है, दो मैग्नेट्स के बीच का मीडियम कैसा है। मतलब मीडियम डिपेंडेंट होती है। ये मीडियम डिपेंडेंट क्यों होती है और मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है वो हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक। नाउ द कांसेप्ट ऑफ थर्ड थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें क्या पॉइंट बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉडीज। कहने का मतलब क्या है, अब इस टाइम मैं और ये के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, अब हमारे बीच में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट लाके क्रिएट कर दो, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतनी है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फोर्स दिखती है ना, ये डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंटरवीनिंग मीडियम दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बॉडीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, gravitational force obey Newton's third law of motion. Gravitational force obeys Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion? Every action has an equal and opposite reaction. ये कैसे obey करता है अभी मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ। अभी एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा जिससे क्लियर हो जाएगा। How gravitational force obey Newton's third law of motion. Third point लिखो, gravitational force strictly holds for point masses. Gravitational force strictly holds for point masses. Strictly hold for point masses. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है? इस पॉइंट का क्या मतलब है? थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है? ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट मास है। क्या यदि किसी एंगल से पॉइंट मास लगता है? नहीं लगता। फिर इस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकते। अगर ये किसी एंगल से पॉइंट मास नहीं लगता तो ये किस एंगल से पॉइंट मास लगता है? नहीं लगता। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जितनी हमारी थ्योरी है ये सब इस पॉइंट पे आके फेल हो जानी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो कह रहा हूँ क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो समझ के करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो ग्रेविटेशन का थर्ड रूल है, थर्ड लॉ कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स फॉर पॉइंट मास ओनली। पॉइंट मास की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन इसने बता दी मिस्टर कैप ने टोपी बाद में। क्या नाम है तेरा? पंकज। पंकज ने मुझे कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रिक्टली एक्ट फॉर पॉइंट मासेस। पॉइट मास का मतलब इसने बताया व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई और माइक्रोस्कोपिक पार्ट। ठीक है, जैसे जो तुम्हारे अमीबा पैरामीशियम होते हैं, सुना हो ना छोटी क्लास में नाम अमीबा पैरामीशियम, दीस कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, ये पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ये पॉइंट पार्टिकल्स पे लगेगी पॉइंट मास के केस में। अब मैं भी किसी एंगल से पॉइंट मास नहीं हूं, ये भी किसी एंगल से पॉइंट मास नहीं है और ये तो किसी भी एंगल से पॉइंट मास नहीं है, तो हम इनके केस में F = gm1m2/r² नहीं लगा सकते, बट स्टिल हम लगा रहे हैं। रीजन बिकॉज इन केस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज, स्फेरिकली सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? क्या मैं स्फेरिकली सिमेट्रिक हूं? नो। क्या ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है? यस। स्फेरिकली सिमेट्रिक का क्या मतलब है? राउंड नहीं, जो हर शेप से एक जैसी लगे। मैं इसको इस तरफ से देखूं सर्कल, इस तरफ से देखूं सर्कल, अब मैं आगे से मेरा शेप इस तरीके से है, इस तरफ से लेफ्ट व्यू दोगे मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगूंगा, इधर से भी स्ट्रेट लाइन लगूंगा। ठीक है, यदि इनको देखोगे ये आगे से थोड़ा चौड़ा लगेगा, इस तरफ से थोड़ा चौड़ा लगेगा, तो ये डिफरेंस है। स्फेरिकली थोड़ा नहीं बहुत लगेगा। तो स्फेरिकली सिमेट्री का क्या मतलब होता है? जो हर एंगल से, जिसका हर व्यूइंग एंगल सेम है। So in case of spherically symmetric bodies, what we'll assume that all of the mass is assumed to be concentrated at the center of
द स्फीयर। कहने का मतलब क्या है, ये एक अर्थ, ये एक नहीं, पूरी दुनिया में एक ही अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो इस अर्थ का पूरा मास क्या है, 6 × 10⁻24 kg। तो हम क्या मान के चलेंगे, वो हमें पता है कि वो 6 × 10⁻24 इसका पूरी अर्थ का कलेक्टिव मास है। बट व्हाट we'll assume that whole of the mass is assumed to be concentrated at center। तो मैं क्या मान के चलूंगा, ये अर्थ ये नहीं है, ये अर्थ एक पॉइंट पार्टिकल है और इस पॉइंट पार्टिकल का मास 6 × 10⁻24 kg है। अब इस assumption को मान के ही हम आगे पूरा यूनिट आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। न्यूटन थर्ड जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट फॉर पॉइंट मासेस ओनली, और जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो हेवनली बॉडीज हैं, चाहे वो स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज हैं, वील अज्यूम ऑल ऑफ द मास टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर और सेंटर ऑफ द अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन शेल थ्योरम। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑबेज थर्ड लॉ, वो अभी शेल थ्योरम जैसे ही खत्म होगा मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग लिखो, न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम। ठीक है, शेल थ्योरम से पहले बिफोर स्टार्टिंग शेल थ्योरम एक हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में। एक बार बता देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो बोर्ड पे, ठीक है। सुना हुआ है नाम किसी ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? चलो लिख ही लो, एक काम करो, शेल थ्योरम के अंदर लिख ही लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नहीं वैसे अलग टॉपिक है, लिख लो, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कोई आगे न्यूमेरिकल वगैरह कहीं यूज नहीं होने वाला, बट ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में तो पता होनी चाहिए। राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle the gravitational force, according to this principle the gravitational force acts independently and uninfluenced. According to this principle the gravitational force acts independently and uninfluenced due to other bodies present nearby the region, due to other bodies present nearby the region। Simple, ठीक है। Present and uninfluenced by the other bodies present in the region, present in the region। And next point इसी के साथ बना लो, and net gravitational force and net gravitational force and net gravitational force acting on and net gravitational force acting on a body is vector sum of all the forces acting on that body due to other bodies, acting on that body due to other bodies, ठीक है। acting on that body due to other bodies, क्लियर हो गया, ठीक है। देखो सिंपल,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा ये एक रीजन है, ये एक आइसोलेटेड सरफेस है। आइसोलेटेड सरफेस का मतलब वो तुम अपनी केमिस्ट्री की टर्म में बोल रहे हो, ठीक है। फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो बाहर से जिसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, अलग सिस्टम, बाहर सराउंडिंग से इसका कोई लिंक नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे जीरो है, ठीक है। इस हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने M1, M2, M3, M4, M5, M6 सो ऑन बहुत सारे मासेस ले लिए, बहुत सारे मासेस पढ़े हैं, ठीक है। अब मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया M1, ठीक है। पहले मैंने चेक करना है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन M1 एंड M2। नाउ द क्वेश्चन इज M1 और M2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? इनका मास M1 और M2 इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो झट से आंसर कर दोगे F = G(m1m2)/r²। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज क्या इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इसके नियर बाय और कितने मासेस हैं? Uninfluenced। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? The net gravitational force acting on two bodies remain uninfluenced and एक और पॉइंट, एक और वर्ड था, independently of the other bodies present in the system, present nearby the system। तो कहने का मतलब है इस रूम में चाहे सिर्फ मैं और यतिन है, हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लेट से 5 × 10⁻11 न्यूटन है, और इस रूम में बहुत सारी बॉडीज हैं, तुम सब बैठे हो। अब भी अगर मैं हम दोनों के बीच की फोर्स कैलकुलेट करूं वो तुम सबके इंडिपेंडेंट होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर बॉडीज दैट आर प्रेजेंट नियर बाय द सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब यतिन पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? अब ध्यान से देखना, ये दो केसेस हैं। पहला केस था यतिन और मेरे बीच कितनी फोर्स लग रही है। फर्स्ट केस था इस रूम में सिर्फ यतिन और मैं प्रेजेंट है, यतिन पे नेट फोर्स किसकी वजह से लग रही होगी? सिर्फ मेरी वजह से। नेक्स्ट केस, ये मैंने पूरा रूम तुम सबसे भर दिया, अब यतिन पे जो मेरी वजह से फोर्स लग रही है वो उतनी ही रहेगी। अब पहले केस में जब पूरा रूम खाली था, लेट्स से इस रूम में M1 और M2 ही था, अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक आइसोलेटेड सिस्टम है, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1, ठीक है, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1, आप आंसर करोगे F1। F1 का मतलब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 इक्वल टू Gm1m2/r। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इस रूम में 3 मासेस और ले आया, M2, M3, M4, M5। पहले M1 और M2 तो थे ही, अब मैं M2, M3, M4, M5 और ले आया। M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस R1 है, M1 और M3 R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1, अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन M1। अब F1 का मतलब नेट फोर्स ऑन M1 पे M2 की वजह से कितनी फोर्स लग रही होगी? Gm1m2/r1²। अब इसके बाद M3 की वजह से भी लग रही होगी, M4 की वजह से भी, M5 की वजह से भी, चारों फोर्सेस निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। अब खुद बता दो M2 और M3 के बीच में फोर्स Gm2m3/r2² प्लस यहाँ पे M1 M3 आएगा, M1 M3 आएगा, यहाँ पे M1 M4/r3² प्लस Gm1 M5/r4²। ये तुम्हारी होगी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1। कोई दिक्कत? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है, आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन बनाओगे और ये डायग्राम को बनाओगे। सर अगर ग्रेविटेशनल की जगह ग्रेविटी लेते हैं, फर्स्ट ग्रेविटेशनल की जगह ग्रेविटी लेते हैं तो एक ही बात है भाई, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी है तो फोर्स ही, डिफरेंस कहां पे है? बस एक मास वहां पे आता है, तो सेम कांसेप्ट वहां पे भी लगेगा, वो भी अनइन्फ्लुएंस्ड रहेगा, ठीक है, वो भी अभी मैं दिखा दूंगा। क्लियर है? कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आना इसलिए मैंने करा दिया, आगे कोई रोल नहीं है, बस ये यहाँ पे खत्म है, ये 2 नंबर का आ जाता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ ग्रेविटेशन? आइसोलेटेड ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे आइसोलेटेड सिस्टम में पता है कि इतने मासेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अब अगर मैं इस क्लास को आइसोलेटेड मान के चल रहा हूं तो मैं इस क्लास को गिन सकता हूं, मुझे दिख रहा है इस क्लास में कितने मासेस प्रेजेंट है। अब अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम ना लेने का मतलब है मैं कोई ऐसा सिस्टम ले लूं जिसकी बाउंड्री ही डिफाइन नहीं है, जिसकी बाउंड्री ही डिफाइन नहीं है, तो मैं वहां पे नेट मास ही नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो मैं नेट सम कैसे लूं? ठीक है, हर चीज का लॉजिक होता है। जहां पे भी कोई भी दिक्कत हो ना, देखो मेरा सिंपल ये है, मेरी फिजिक्स को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मैं डेफिनेशन कम, न्यूमेरिकल कम, हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बिलीव करता हूं। ठीक है, एक बार मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हर चीज का तुम्हें मतलब क्लियर होना चाहिए कि हमने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये नहीं लिखा तो ये क्यों नहीं लिखा, बस ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हर टॉपिक, हर न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होगा, सिंपल। बस बेसिक्स को अपने पकड़ के रखो कि आइसोलेटेड सिस्टम क्यों लिया, और डेफिनेशन में लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू अदर बॉडीज प्रेजेंट नियर बाय द सिस्टम। कोई डाउट अब तक? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। शैल वी मूव फर्दर ऑन न्यूटन शेल थ्योरम? चलो हेडिंग लिखिए न्यूटन शेल थ्योरम। अब ये भाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ग्रेविटेशन इस टॉपिक पे बेस्ड है, और पूरा का पूरा +2 का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट शेल थ्योरम पे बेस्ड है। जब नेक्स्ट ईयर शेल वो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, सिंपल 4 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो माइंड में याद। फाइन, हेडिंग डाल लो न्यूटन शेल थ्योरम, राइट डाउन। According to this theorem, according to this theorem, according to this theorem, if a point mass according to this theorem, if a point mass having mass small m, according to this theorem, if a point mass having mass small m is lying outside a spherical shell, is lying outside a spherical shell of mass capital M, is lying outside a spherical shell of mass capital M, then we will assume the whole mass of the shell, then we will assume the whole mass of the shell to be concentrated at the center of the shell, then we will assume whole mass of the shell to be concentrated at the center of the shell, and the gravitational force between a shell and the point mass is given by, and the gravitational force between the point mass and the shell is given by F is equals to G capital M into small m upon R square. G capital M small m upon R square. अब देखो what I am trying to say. Before starting this theorem, इस टॉपिक में मैं दो चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, शेल और स्फीयर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है शेल और स्फीयर में? कौन बताएगा? शेल और स्फीयर में डिफरेंस? स्फीयर 3 डायमेंशन होता है, शेल 2 डायमेंशन होता है। अब ये भी चलो मैथ की टर्म में होगा, मुझे समझाओ कि सर ये शेल है और ये स्फीयर है, डिफरेंस ये होता है, बताओ मुझे नहीं पता शेल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। कोई किसी एग्जांपल, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दो जो एक शैलो और जो एक स्फीयर, बस। और ये शायद देखो टॉपिक खत्म हो जाएगा, सबको टॉपिक खत्म होता है, शैलो और स्फीयर ही नहीं पता होता, शैलो होता क्या स्फीयर होता क्या, टॉपिक में करा देता
पूरे टॉपिक के एंड में पूछता है शेल पता है क्या होता है, स्फीयर पता है क्या होता है? नो। शेल और स्फीयर में डिफरेंस? अच्छा, स्फीयर को कहीं से भी देख लो। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये स्फीयर है कि शेल है? स्फीयर है। और शेल कैसा होता है? हैं? ये शेल बोलो, शेल में हूँ बोलो। ये शेल है और ये स्फीयर। चलो सिंपल एक एग्जांपल दे दूंगा, अब तुम आंसर कर दोगे। कॉस्को की बॉल देखी है तुमने? कॉस्को की बॉल शेल है और ऑरेंज स्फीयर है। ऑरेंज या एप्पल, वाटरमेलन, ऑरेंज एप्पल वाटरमेलन ये सब स्फीयर हैं, और कॉस्को की बॉल, प्लास्टिक की बॉल, ये शेल है। अब बताओ बिल्कुल। शेल क्या होता है? शेल को जब तुम बीच में से काटोगे ना तो वो दो कटोरियां बन जाएंगी, समझ रहे हो? और स्फीयर को जब तुम बीच में से काटोगे तो वो हॉलो नहीं होगा। शेल अब विजुअलाइज हो गया, अब तो नहीं पूछ सकते। शेल क्या चीज है? फॉर एग्जांपल अगर तुम एप्पल को बीच में से काटते हो तो क्या उसके अंदर कुछ रख सकते हो? वाटरमेलन को बीच में से काटते हो उसके अंदर कुछ रख सकते हो? कॉस्को की बॉल को बीच में से काटते हो उसके अंदर बहुत कुछ भर सकते हो। तो शेल क्या होता है? जो अंदर से हॉलो होता है। स्फीयर क्या होता है? जो अंदर से पूरा भरा हुआ होता है। अब बड़े टॉपिक शेल और स्फीयर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? न्यूटन्स शेल थ्योरम बोर्ड पे देखो। न्यूटन्स शेल थ्योरम क्या कहता है? वी हैव टेकन अ शेल, ठीक है? अब मैं शेल को बनाऊंगा ऐसे और स्फीयर को बनाऊंगा, क्लियर हो गया? ये खाली अंदर से पूरा भरा हुआ, ठीक है? डिफरेंस क्लियर कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता बुक्स में कैसे कर रखा है। बुक्स में शेल इस तरीके से बना रखी है, डबल लाइनिंग, और स्फीयर की सिंगल लाइन बना रखी है। मेरा अलग लॉजिक है, शेल को मैं सिंगल लाइन से बनाऊंगा और स्फीयर को मैं भरा दूंगा, ठीक है? दिस इज अ शेल। शेल का मास मैंने ले लिया कैपिटल है, ये मैंने ले लिया एक पॉइंट मास स्मॉल। अब क्या है? एक शेल के बाहर स्मॉल एंड मास बड़ा, ठीक है? न्यूटन्स शेल थ्योरम में 4 केस हमने करने हैं। वो केस कौन कौन से पहले मैं बता देता हूं ताकि अब आने वाले जो 20 मिनट है तुम्हें पता हो हम करने क्या है, ठीक है? न्यूटन्स शेल थ्योरम में हम 4 केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, एक हॉलो शेल। हॉलो शेल के बाहर मैंने एक मास रख दिया, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स होगी? केस नंबर 1। केस नंबर 2, एक हॉलो शेल लिया, हॉलो शेल के अंदर मैंने पॉइंट मास रख दिया m, इस पे कितनी फोर्स लगेगी? केस नंबर 3 खुद बना सकते हो। एक सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर के बाहर मैंने स्मॉल m रख दिया, इस पे कितनी फोर्स लगेगी? केस नंबर 4, एक सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर के ऊपर सरफेस पे मैंने एक मास रख दिया, उस पे कितनी फोर्स लगेगी? आने वाले 20 मिनट हमने ये करना है। ये क्लियर हो गया ना? ग्रेविटेशन 20% और ये वो टॉपिक है जो किसी बुक में नहीं मिलेगा इजीली, ठीक है? ये मोर ओवर कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, स्कूल में भी तुम्हें कोई नहीं करता। ये हमारे सीबीएसई के कोर्स में आता भी है, नहीं भी आता, बट मोरली ये कंपटीशन का टॉपिक है शायद, ठीक है? ये मैंने क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इसके बेस पे तुम्हारा +2 का पूरा इलेक्ट्रो स्टैटिक है, ठीक है? चारों केस क्लियर है न्यूटन शेल थ्योरम के। एक शेल के बाहर स्मॉल m पॉइंट मास पड़ा है, उस पे कितनी फोर्स लगेगी? अंदर रख दिया, कितनी फोर्स लगेगी? स्फीयर के बाहर और स्फीयर। First case, we have taken a spherical shell of mass capital M. इसके बाहर हमारा पॉइंट मास पड़ा है स्मॉल m। इन दोनों के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? अब ये जो शेल है, इस शेल का रेडियस है कैपिटल R, और इस शेल के सेंटर से इस पॉइंट मास के सेंटर का डिस्टेंस है स्मॉल, ठीक है? अब क्या मैं इन दो बॉडीज पे F = gm1 m2/r² लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, बट एक assumption के साथ। कौन सी assumption? That all of the भाई ध्यान से चीजों को लिंक करना सीखो। एक बॉडी है हेवनली बॉडी जिसका मास है कैपिटल M, शेल है ये, इतना भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसके बाहर एक स्मॉल m बॉडी पड़ी है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी gm1 m2/r², ठीक है? क्या मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिजल्ट gm1 m2/r² इस पे लगा सकता हूं?
अगर लगा सकता हूं तो मुझे क्या अज्यूम करके चलना है? ये पॉइंट मास है, मेरी दिक्कत खत्म है भाई। ग्रेविटेशनल का थर्ड पॉइंट था ना, F = hgm1m2/r² इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। ये पॉइंट मास का काम खत्म हो गया। ये पॉइंट मास नहीं है, बट आई विल अज्यूम दैट ऑल ऑफ द मास इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये पूरे शेल को मैं मान के चलूंगा, इसका मास यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और इसका मास क्या है? कैपिटल है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? F = Gm/r। अब देख लो क्या मैंने यही लिखवाया है। अब स्टडी करो, पढ़ो, एक बार पढ़ो खुद से। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ पॉइंट मास हैविंग अ मास स्मॉल m, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में देखते रहो, इफ अ पॉइंट मास हैविंग अ मास स्मॉल m is lying outside a spherical shell of mass capital M, then we will assume the whole of the mass of the shell is assumed to be concentrated at the center of the shell, and gravitational force between the point mass and the shell is given by F = gmm/r²। ड्रॉ कर दो इस टाइम, कोई रट्टा कर लो। हर चीज लॉजिक के साथ जुड़ रही है कि ये है तो ये gm1m2/r² के लॉजिक से जुड़ रही है। gm1m2/r² का क्या लॉजिक था? ये वैलिड होते हैं पॉइंट मास के लिए, और इसको मैं पॉइंट मास कैसे मानूंगा? assume to be concentrated at the center। हम हर चीज बिल्कुल एक सीक्वेंस में करेंगे, और हर चीज सीक्वेंस में करने के बाद क्या होगा? नॉन मेड के कितने बच्चे इस क्लास में? नॉन मेड के और मेडिकल वाले। देखो मेरी एक थ्योरी है, देखो मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं इस क्लास में एक मैक्सिमम लेवल अचीव करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लास का लेवल जेई एडवांस का लेके चलूं, तो नॉन मेडिकल का हर बच्चा जेई मेंस निकाल लेगा, और इस क्लास में बैठे अगर हर बच्चे ने एडवांस लेवल की तैयारी की है तो एआईएमटी तो ऐसे निकलेगा। मानते हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ग्रेविटेशन आज हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आई विल टेक अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स टू फिनिश ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन खत्म करने के बाद हम बुक उठाएंगे जेई एडवांस लास्ट 37 इयर्स, ठीक है, एक बुक है मेरे पास जेई एडवांस लास्ट 37 इयर्स। हर चैप्टर के उन सारे क्वेश्चंस को सीरीज में, ग्रेविटेशन के जितने क्वेश्चंस जेई एडवांस में आए हुए हैं ना, तुम ही करोगे इन बेंचेस पे। अब अगर वो क्वेश्चन लोगे तो कहने का मतलब है जेई मेन सारा हमारा कवर अप है, ठीक है, और एआईएमटी लेवल सारा खत्म है। एक बार मैंने वो कर लिया, फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से असाइनमेंट डिलीवर करूंगा ग्रेविटेशन की 100-150 क्वेश्चन की, अपने आप करते रहना। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारा सारा सीक्वेंस में फॉलो हो गया, फिर चाहे एसएल अरोरा उठा लो, चाहे प्रदीप से उठा लो, चाहे न्यू मिलेनियम दिनेश उठा लो, चाहे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में। बस जैसे जैसे लेक्चर फ्लो चल रहा है, क्लास रेगुलर अटेंड करो, लेक्चर मत स्किप करो। अब खुद लगा लो भाई, जिसका आज लेक्चर स्किप है क्या वो पूरे ग्रेविटेशन में खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं खड़ा होगा, ठीक है। लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करो, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और जो जो चीजें चल रही हैं सिर्फ क्लास में अटेंड करो, ठीक है। मेन दिक्कत क्या होती है बच्चों को फिजिक्स में? मेन दिक्कत क्या होती है कि सिर्फ थ्योरी समझ आ जाती है, न्यूमेरिकल नहीं होते ना। मैं कह रहा हूँ मैं क्लास में इतने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूंगा कि प्रदीप दिनेश ऐसे करूंगा, कोई न्यूमेरिकल ऐसा बचेगा ही नहीं जो तुम्हें घर जाके सॉल्व। कम से कम ग्रेविटेशन के 100 न्यूमेरिकल हम क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज भी फर्स्ट लेक्चर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस से कमांड बनाऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, gm1m2/r²। ये कौन सा था? फर्स्ट केस। इसके ऊपर चाहे हेडिंग भी बना लो, इसके ऊपर फर्स्ट हेडिंग न्यूटन शेल थ्योरम की फर्स्ट हेडिंग ये क्या बनी? व्हेन अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, बना लो हेडिंग, इसके ऊपर बना लो व्हेन अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड द शेल। देखो तुम पे है, तुमने अपनी फिजिक्स को कितना इजी करना, सिंपल, ठीक है। केस 1 हो गया व्हेन अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। केस 2 क्या बनेगा? inside when a point mass lies inside the spherical shell, बना लो when a point mass lies inside the spherical shell। लिखो, बनाओ, डायग्राम बना लोगे अपने आप? बना लो। बनाओ जल्दी से। सर शेल के
सेंटर पे होगा तो फोर्थ इंफिनिटी। अभी करते हैं बनाओ तो सही। ठीक है, राइट डाउन इफ अ पॉइंट मास लाइज, ये बेल लेक्चर के ऊपर होने की थी। इफ अ पॉइंट मास लाइज if a point mass lies inside the spherical shell, then the net force acting on the point mass due to that shell is zero और ब्रैकेट में लिख लो whatever will be the position of point mass inside the shell is zero और ब्रैकेट में लिख लो whatever will be the position of the point mass inside the shell। ये तुम्हारा शेल है, कैपिटल है। अब मैंने पॉइंट मास को कहां रखना है? इसके इनसाइड, ये स्मॉल है। अब इस पॉइंट मास को चाहे यहां रखो, चाहे सेंटर पे रख दो। इस पॉइंट मास पे इस शेल की वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी? जीरो। ठीक है, अगर एक पॉइंट मास को शेल के बाहर रखते हो तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक पॉइंट मास को आप शेल के अंदर रख देते हो तो इस शेल की वजह से, ध्यान से देखना मेरे वर्ड जो मैं कह रहा हूं, इस शेल की वजह से इस पॉइंट मास पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, दैट विल बी जीरो। चाहे ये पॉइंट मास को यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास। ऐसा क्यों? क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है कि अगर डिफरेंट बॉडी से अनइंफ्लुएंस रहेगी। और इसका एक और छोटा सा रीजन होता है, ये देखना, चाहे नेट पे सर्च करो, चाहे बुक्स में देखो, कोई अच्छी बुक है तो मिल जाएगा। इसका एक और बहुत अच्छा रीजन है। ठीक है, सोच के आना, फिर मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, दैट इज योर केस नंबर 2। केस 3 जल्दी बना लो। केस 3 इज व्हाट? स्फीयर के बाद if a point mass lies outside the solid sphere, और sphere तो होता ही solid है। ठीक है, if a point mass lies outside the sphere, क्या करूं? इस शेल को स्फीयर बनाना है। ये हो गया हमारा, ये बन गया स्फीयर, कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, दोनों के इसका रेडियस कैपिटल R, इनका डिस्टेंस स्मॉल r। ओके, ये हो गया। हाँ जी, क्या अब यहाँ पे F = gm1m2 r² लग सकता है? By taking one assumption, and the assumption is the whole of the mass of the sphere is assumed to be concentrated at center। तो अगर इस पूरे स्फीयर का मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है कैपिटल M से, इन दोनों बॉडीज में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? दैट विल बी F = g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। बना लो। ठीक है, और लिखोगे भी, क्या लिखोगे? When a point mass of mass small m is lying outside a body, outside a sphere of mass capital M, then the gravitational force between the two bodies is given by g capital M small m upon r² by considering whole of the mass is assumed to be concentrated at the center of the sphere। Perfect। लिख लोगे अपने आप? फोर्थ केस क्या होगा? सरफेस पे होगी। बनाओ फोर्थ केस नंबर 4। केस नंबर 4 is when a point mass lies inside the or on the surface of the solid sphere। When the point mass lies on the surface of the sphere, on the surface बोल रहा हूँ, inside तो बोला ही नहीं, पहले inside बोला फिर बाद में कैरियर था ना on the surface। ये देखो, when a point mass lies on the surface of a sphere, ये देखो
ये तुम्हारा एक स्फीयर है, विजुअलाइज हो रहा है। इस स्फीयर का सेंटर बिल्कुल बीच में होगा, वो हम देख नहीं सकते। अब पहले केस क्या था, ये अभी जो हमने केस पढ़ा, इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट मास था। अब क्या है, पॉइंट मास कहीं इसके सरफेस पे है, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। चलो तो डायग्राम हमारी कैसे बनेगी, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया और पॉइंट, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये तुम्हारा इसका रेडियस हो गया और पॉइंट मास तुम्हारा कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट मास तुम्हारा यहाँ लाई करेगा कहीं पे भी इसके सरफेस पे, ठीक है। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास स्मॉल m and this body capital M is given by F is equals to G m upon r cube into small curves। ये रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना। अभी बताता हूँ ये कैसे, नोट करो पहले इसको। G पहले मानना पड़ेगा, अभी बताता हूँ, पहले नोट करो ये सारा एक्सप्लेन। अगर तू पॉइंट मास पहले मान लेगा तो इसको रखेगा किस पे? अगर पहले इस बॉडी को पॉइंट मास मान लिया तो स्मॉल m को कहां पे रखेगा? ठीक है, देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। अब दो बॉडीज कौन सी है, एक तुम्हारा स्फीयर हो गया और स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे भी तुम्हारा एक पॉइंट मास पड़ा है। इन दोनों के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दैट विल बी गिवन बाय G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M स्फीयर का मास है, स्मॉल m पॉइंट मास है, R तुम्हारा स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल r तुम्हारा क्या है, स्मॉल r का लिख लो distance between center of the sphere and पॉइंट मास point। बिल्कुल, distance between center of the sphere and point तो रेडियस की है भाई, रेडियस तो इसका ये फिक्स है। अब ये स्मॉल r क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल r है, देख स्मॉल r कैसे वेरी करेगा। लेट्स से एक केस है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, अब स्मॉल r कितना है ये। अब नेक्स्ट केस है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आया तो स्मॉल r कितना रह गया, इतना। अब ये देखना, सर डिस्टेंस हाँ से लोगे है, सेंटर से, हाँ डिस्टेंस सेंटर से लूंगा। किसका डिस्टेंस, मैं पॉइंट मास का डिस्टेंस कह रहा हूँ भाई। r तो इसका रेडियस फिक्स है, स्मॉल r में क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर ये एट द पॉइंट मास। अब इस पॉइंट मास को जरूरी थोड़ा यहाँ रखना है, इस पॉइंट मास को मैं बिल्कुल सेंटर के पास भी तो रख सकता हूँ। अरे यार तुम हॉलो की बात, ये तो इसका सरफेस है, इसके अंदर नहीं घुस सकता क्या मैं, क्यों नहीं घुस सकता? अरे ऑन द सरफेस मैं कह रहा हूँ, बट इसके अंदर कहीं पे भी इसकी रिलेटिव ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि मैंने इसके सरफेस पे रहना है, ये है अंदर से सॉलिड, बस इसके अंदर जाके मैं कहीं पे भी इस पॉइंट को रख सकता हूँ। यार सिंपल लगा लो, एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन को मैंने खोल लिया, वाटरमेलन का एक सीड है, लेट्स से वाटरमेलन के सीड को मैं निकाल के सेंटर पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, स्फेरिकल शेल के केस में अब यहाँ पे G फिक्स है, इधर देखो बोर्ड पे, यस, जो काम का रिजल्ट है यहाँ पे कैपिटल G कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, वेरी क्या करेगा, स्मॉल r। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। जैसे जैसे तुम स्फीयर के ऊपर आगे की तरफ बढ़ते रहोगे, ये तुम्हारा क्या होता रहेगा, फोर्स मैक्सिमम होता रहेगा और सरफेस पे जाके ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर पे क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड पॉइंट मास। अगर मैं पॉइंट मास को ही सेंटर पे रख दूं तो सेंटर का सेंटर से डिस्टेंस जीरो। तो इसका एक नोट केस बना के लिख लो, if a point mass lies at the center of the spherical shell, at the center of a solid sphere, if a point mass lies at the center of the solid sphere, the net gravitational force acting on that point mass is जीरो। शेल के केस में क्या था, हर जगह जीरो, सेंटर पे रखो, इधर रखो, उधर रखो, शेल के अंदर कहीं पे भी रखो, जीरो। डिफरेंस क्लियर हो रहा है दोनों में। शेल के केस में अगर ये तुम्हारा हॉलो है,
सेंटर पे रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, हर जगह जीरो। स्फीयर के केस में सिर्फ सेंटर पे जीरो है और हर जगह फोर्स वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ओके। करो रिव्यू पूरा लेक्चर, ठीक है? अभी आज इतना ही होल्ड करते हैं, ठीक है? कौन सा? ये आया कैसे, इसको कल देखते हैं डिटेल में। ये आया कैसे? वैसे इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, इसकी डेरिवेशन क्या, शेल थ्योरम का ही कोई हमारा इतना वो डिटेल में नहीं है। शेल थ्योरम मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि शेल थ्योरम ऐसा टॉपिक है कि एक बार बेस बन गया ना, आगे और टॉपिक्स में बहुत है, ठीक है? इसकी डेरिवेशन छोड़ दो, इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, इसकी डेरिवेशन 12th में देंगे, अभी नहीं करेंगे, है? नहीं तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा। डेरिवेशन कराने हैं कोई पर, तो डेरिवेशन करा दूंगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है इसकी डेरिवेशन, तो भी नहीं, ठीक है? हाँ जी, देखो कोई डाउट हो तो